हेलो सीटेड विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी के लिए क्या आए हैं, हिंदी के पीवाईक्यू, जो कि आपके सीटेड एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। और इस बार जो है आने की पूर्ण संभावना इन प्रश्नों में से है। तो इन्हीं श्रृंखलाओं में हम लेकर के आए हैं सीटेड पीवाईक्यू हिंदी का, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्न जो है उसको आप इस सामने रखेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 2 दिनों के बाद जो है आपका सीटेट का परीक्षा है। तो पूरे आप नंबर लाना चाहते हैं 30 में 30, तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो है आपका किरण पब्लिकेशन का जो है ये बुक है। इसके अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है, जो कि मेरे पास पुराना एडिशन है 2024 का, जो कि जुलाई तक का इसमें पेपर है, उसको मैं आपको जो है जो अंतिम एग्जाम जुलाई में हुआ था उसका पेपर आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि आपको पेपर 1 का हिंदी जो है उसका है। और यहाँ पे कुल 91 से लेकर के 120 प्रश्न पेपर 1 में है। और पेपर 2 में अगर यहाँ पे देखें तो इसके आगे जो होता है आपका पेपर 2 अगर हिंदी रहेगा तो 120 से आपका 150 क्वेश्चन के बीच में आपका जो रहता है वो पेपर 2 वाले के लिए रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पैसेज है, तो इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 91 नंबर क्या कहता है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जा पाता है। कालजयी साहित्य कौन सा साहित्य जो है बन पाता है। ऑप्शन ए कहता है जो पाठकों का मनोरंजन करे। ऑप्शन बी कहता है जो समाज का दर्पण हो। ऑप्शन सी जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। जो ऑप्शन 4 है जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करता है। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो मानवीय सत्य की व्याख्या करेगा वो कालजयी साहित्य बन जाता है। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कालजयी से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है जो काल विशेष में बंधा हुआ हो। ऑप्शन 2 कहता है हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन 3 कहता है काल विशेष की सही व्याख्या करता हो। और ऑप्शन 4 अल्प काल तक रहने वाला। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है काल, हर काल में क्या होगा, जो प्रासंगिक होगा वही कालजयी होगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखें। तो कह रहा है 93वां प्रश्न, यानी जो आपका प्रश्न कर रहा है किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। यानी हर युग में जो साहित्यकार होते हैं वो बने रहते हैं, वो कैसे होंगे। ऑप्शन ए कहता है जो समाज को जागरूक करे, बिल्कुल। जो समाज का मनोरंजन करे, नहीं, ऐसे तो कुछ समय के लिए साहित्यकार रहते हैं, बाकी नहीं रहता है। ऑप्शन 3 कहता है जो समाज को नैतिक बनाते हैं, ये भी नहीं चाहिए। जो समाज का विकास करते हैं, ये भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 94 नंबर प्रश्न कहता है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन ए कहता है विकास की ओर अग्रसर समाज। ऑप्शन 2 कहता है पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन 3 कहता है उन्नतिशील समाज। ऑप्शन 4 क्या है, बिखरता हुआ समाज। तो ऑप्शन 2 नंबर जो है पतन की ओर जाता हुआ समाज का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहता है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। यानी साहित्य में जो है चिंता कार्य किस प्रकार से झलकता है। समाज के आधुनिक होने की, नहीं। मूल्य के बिखरने की, ये भी गलत है। नए सिद्धांतों के बनने की, ये भी गलत है। और सामाजिक विघटन, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा, 4 नंबर। और यहाँ पे 96 प्रश्न कहता है, 96 नंबर प्रश्न है, कहता है विशृंखलित में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय, तो देखिएगा यहाँ पे लित है, लित इत्म, मतलब विशृंखलित, लित में इत छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। 97 कहता है समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो अत्यधिक बुरा, बदतर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक बुरा यानी बहुत खराब। 98 नंबर प्रश्न कहता है विश्वास शब्द का अर्थ है, विश्वास मतलब क्या, निश्चित धारणा। विश्वास जैसे आपको किसी पे विश्वास हो जाता है, जैसे कि राम जो है वो भगवान है, आप राम को भगवान के रूप में मानते हैं, तो आपका विश्वास है राम क्या है, भगवान है। तो वही एक निश्चित धारणा होती है जिसको हम लोग मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे 99 नंबर कहता है समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान और तकनीकी विकास, शिक्षा, साहित्य। तो समाज को जो है अगर गति की बात करें तो ये हमारा साहित्य प्रदान करता है। बाकी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास, शिक्षा ये तो है अलग से, लेकिन समाज को विशेष रूप से साहित्य जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पे कुछ आपका जो है पदांश है तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसी में से कुछ क्वेश्चन जो है आपको देता है। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 100 कहता है दिवसावसान यानी दिवसावसान का संधि विच्छेद है दिवस अवसान, मतलब दिवस मतलब क्या? दिन का खत्म होना। 101 है कहता है पदांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का। पदांश में किसका चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है प्रकृति का। ऑप्शन नंबर 102 है कहता है क्वेश्चन नंबर हृदय राज की रानी के लिए प्रयुक्त हुआ है मेघ, आकाश, तिमिर, संध्या। तो ये हुआ है आपका संध्या। कौन हुआ है? संध्या। हृदय राज की रानी संध्या को कहते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश उतर रही है? तो बादलों से भरे हुए आकाश ये उतर रही है। चलिए 104 नंबर प्रश्न को देखें। तो 104 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसके हंसने की बात की गई है? मेघ, तारा, संध्या, आकाश। तो तारा के हंसने की बात कही गई है। पदांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक, मानवीकरण। तो ये मानवीकरण के बारे में कह रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है अध्यापकों, शिक्षकों और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है विधि प्रभाव यानी कॉज इफेक्ट। ऑप्शन 2 कहता है भाषा संरक्षण का प्रभाव, वाशबैक इफेक्ट। ऑप्शन 3 कहता है कक्षाई प्रभाव। ऑप्शन 4 है पुनर्वलन। तो ऑप्शन 2 नंबर राइट होगा, भाषाई परीक्षण का प्रभाव। 107 नंबर प्रश्न को हम देखें तो कहता है विद्यालय को योगात्मक निभाषावाद क्या अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वह डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऑप्शन 1 मतलब 107 का था ऑप्शन 1 बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देना। दूसरा क्या कहता है अंग्रेजी शिक्षा को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देना। तीसरा कहता है बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करते हैं परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। ऑप्शन 4 है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाषागत कार्य जैसे कि स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशासनिक अध्यादेश यानी प्रैग्मैटिक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत में भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 कहता है भाषा को संविधान के अनुसार अंग्रेजी राजकीय भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं और अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। उसका ऑप्शन 3 कहता है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, तो ये सांस्कृतिक भाषा है। चौथा कहता है हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप का लोक भाषा है, लिंग्वा फ्रंका, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, यानी भारतीय संविधान का भाग 8 यानी अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 110 नंबर प्रश्न को देखिए भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन 2 प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता। ऑप्शन 3 भाषाई खेल। ऑप्शन 4 निर्देशन और परामर्श। तो इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक अधिगम। बच्चे जो है सहयोग करके किसी भाषा को सीखते हैं। 111 नंबर प्रश्न है एक अध्यादेश ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। ऑप्शन 2 कहता है व्याकरणिक सामग्री से परिचित करना। ऑप्शन 3 कहता है अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करना। ऑप्शन 4 कहता है समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, शिक्षार्थी को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और पूरा वाच जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं अधिगम के कौन सा मत इस बात से
विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? थीम, सेटिंग, कथांकन यानी प्लॉट या अंत। तो ये सेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? भाषा की कक्षा में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थी के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा। तो शेष अभ्यर्थी से कहा कि इस अभिनय को देखकर वार्तालाप आनंद। इस गतिविधि को क्या आ जाएगा? इसको कहा जाएगा रोल प्ले। क्या कहा जाएगा? इसको हम कहते हैं रोल प्ले यानी एक्टिंग करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी आपका रोल प्ले ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कक्षा 5 की भाषा अध्यापिका अपनी कक्षा में भाषा अधिगम के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा टिकट आदि लाती है। यह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो ये आपको डायरेक्ट रूप से सिखा रही है, मतलब कि उदाहरण के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में। तो ऑप्शन 1 कहता है वह अधिगम और अधिक वास्तविक उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। और दूसरा कहता है वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद करता है। ऑप्शन सी कहता है वह चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी जीवन के वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखे। ऑप्शन 4 वह विद्यार्थियों को जागरूकता लाना चाहते हैं। ऑप्शन 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 116 नंबर प्रश्न को देखें। तो 116 नंबर प्रश्न कहता है किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि को योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन 1 कहता है रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना। ऑप्शन 2 बोलने की गति को रोकना। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखें तो वक्ताओं का जेंडर यानी बोलने की महिमा या पुरुष। ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं वक्ताओं की संख्या। तो इसका क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ताओं का जेंडर यानी बोलने वाले महिला या पुरुष। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में, एक मिनट, अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? ऑप्शन 1 कहता है संप्रेषण सामाजिक संबद्धता स्थापित करना। ऑप्शन 2 कहता है अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषा में मिला देना चाहिए। ऑप्शन 3 कहता है विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। ऑप्शन 4 कहता है भाषा असीमता और संस्कृति ये भिन्न अस्तित्व रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए पहले और उसके बाद जो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है भाषा में कौन सा कौशल ग्राह्य कौशल है? यानी भाषा में कौन सा कौशल जो है ग्राह्य कौशल है? श्रवण और बोलना, बोलना और लेखन, पठन और लेखन, श्रवण और पठन। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रवण और पठन। श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो श्रवण में क्या शामिल है, यानी सुनने में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनियों जैसी है तदनुसार डिकोड करना। ऑप्शन 2 कहता है विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। ऑप्शन 3 कहता है विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। ऑप्शन 4 कहता है ध्वनियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या होगा? तो ध्वनियों की पहचान करना और उसका अर्थ निकालना, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 को हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और आशा करते हैं आप लोग इसका राइट आंसर देने में सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे मिलान चिन्ह है।
तो मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कहता है संप्रेषणात्मक। ऑप्शन ए क्या है? संप्रेषणात्मक। यानी दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 3 है व्याकरण, ऑप्शन डी है वेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो संप्रेषण, यानी संप्रेषण में क्या होगा? सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुसार भाषा, ये इसका ए का एक होगा। फिर आपका देखा जाए तो दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? हम व्याकरण वगैरह के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 है व्याकरण को आगमनात्मक विधि, नवीन विधि इस तरीके से पढ़ाना। तो बी का 4 हो जाएगा। और व्याकरण में क्या होता है? तो व्याकरण में हम देखते हैं लिखित साहित्यिक अनुवाद, ऑप्शन 4 है डी वेस्ट, यानी मौन पठन। तो इसका राइट आंसर हम जैसे कि देखें तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, और ये पेपर 2 वाले के लिए है, जिसका शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 121 से होती है और 150 तक ये प्रश्न जो है होता है, जो कि पेपर 2 में जो हिंदी लिए होंगे ये उनके लिए होता है, पेपर 1 वाले के लिए नहीं होता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो ये देखना नहीं है वीडियो को, तो पेपर 2 में पूछा गया है, ऐसा नहीं पेपर 1 में नहीं आ सकता है, पेपर 1 में भी प्रश्न आता है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे समय न गवाते हुए। ऑप्शन क्वेश्चन 121 कहता है निडर में प्रयुक्त उपसर्ग में नी का की अर्थगत विशेषता क्या है? नी मतलब क्या? कोई सी चीज में कोई भी चीज नहीं होना, जैसे कि निरक्षर। निरक्षर मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे हम साक्षर बोलेंगे और एक निरक्षर, यानी निरक्षर मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा नहीं है। और निपुण, निपुण और पूर्ण यानी रहित होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 122 में कहता है गोधूली से तात्पर्य क्या है? गोधूली मतलब क्या है? सांझ का समय। क्या होता है? शाम का समय। चलिए अगला क्वेश्चन है सिफत का अर्थ है। सिफत का अर्थ क्या होता है? विशेषता। सिफत का क्या अर्थ होता है? विशेषता। 124 है अड़ोस पड़ोस की देख कर चलना से तात्पर्य क्या है? तो दूसरे के अनुसार जिंदगी जीना। यानी हम कहते हैं ना गांव समाज में, जो दूसरे क्या कहेंगे, वे क्या करेंगे, चाचा चाची क्या कहेंगे, तो ये सभी क्या है? दूसरे के अनुसार हम जिएंगे तो आस पड़ोस के अनुसार चलना होगा। तो हमें जीना कैसे चाहिए? खुद से सीख करके जीना चाहिए, चलना चाहिए। 125 में क्वेश्चन है किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं? यानी अगर उसमें आपके पास अगर साहस होगा तो आप में क्या होगा? बहुत सारे गुण आ जाएंगे, जैसे कि नेतृत्व करने का गुण, उसके बाद आप में संतुष्टि भाव होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है? तो पहला है जिसमें चुनौतियाँ हो, दूसरा है जिसमें सुखी सुख हो, तीसरा है जिसमें असफलता हो, और चौथा है जिसमें फूलों की सुगंध हो। तो पहला क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें चुनौतियाँ हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या कहलाती है? तो साहसी जो मनुष्य होगा वो सबसे पहले सोच करने में, यानी सोचने क्या होगा? परवाह नहीं करता, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, क्या कहेगा नहीं। जैसे कि रूढ़िवादिता जो होती है ना, जैसे कि मोबाइल से हम ब्लॉगिंग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लड़का जो है वो घर में खाना नहीं बना सकता, लड़कियां जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, क्या रूढ़िवादिता है। तो लोगों की सोच की परवाह नहीं करना जो है मनुष्य को साहसी बनाने की सबसे पहली पहचान होती है। 128 में प्रश्न है गोधली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है? तो विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, विवशता और अभाव में जीने वाले लोग इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला, ये आपका कुछ पैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से बारीकी से।
और फिर इसका आंसर लगेगा। जो भी क्वेश्चन होगा इसी पैसेज में से आया हुआ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 129 कहता है संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने की प्रमुख माध्यम क्या है? तो स्वर और लय। स्वर और लय आपका ठीक रहेगा, तो संगीत के द्वारा अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च की संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व जोड़ ऊंच, सर्वोच्च ऑप्शन में एक राइट होगा। और उसके बाद 31वां प्रश्न है संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो सुनने की कला विकसित करना चाहिए। अगर आप संगीत प्रेमी है तो आप में सुनने की जो होनी चाहिए ना वो कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गाना सुने और उसको इधर उधर कर दिए, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। 132वां प्रश्न है संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है? तो ये हमारे मन की अच्छाई को सामने ला करके जो है संस्कारित करता है। 133 क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? तो संगीत कला की। गद्यांश में कौन सी कला की बात की जाती है? संगीत कला की बात की जाती है। 134वां प्रश्न है संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि? संगीत को क्यों कहते हैं हम जीवन का अनमोल धरोहर? तो क्योंकि आनंद का सृजन करती है। आप किसी भी परिस्थिति में हो आप संगीत सुनिए, आप क्या होंगे? आपको जो दुख होगा वो बाहर आएगा, यानी कम होने का काम करेगा। 135 नंबर है सार्वभौमिक का अर्थ है। सार्वभौमिक मतलब क्या? संपूर्ण जगत में व्याप्त। ईश्वर क्या है? ईश्वर को अगर देखा जाए तो संपूर्ण जगत में क्या होते हैं? वो व्याप्त होते हैं। चलिए इसी के साथ 136वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है 136वें प्रश्न में कौन सा उपकरण सक्रमिक और अतुलकालिक ऑनलाइन प्रशिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? तो पैडलेट। कौन सा? पैडलेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए कहता है उपकरण यानी जो होता है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा जो है हमारा रचनात्मक आकलन को नहीं परिभाषित करता है। 138वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वास्तविक वस्तुएं, रियल है। क्या कहलाता है? वास्तविक वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 139वां प्रश्न क्या कहता है? तो कहता है भारत में शिक्षा यहाँ पे भारत में शिक्षा नीति में भाषा यानी त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? तो ये कहती है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। 146वां प्रश्न कहता है शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे कहता है सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं, यानी जो लिसनर होते हैं वो अपने पुराने ज्ञान के माध्यम से वो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हम 141वां प्रश्न को देखते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फेब को मनाया जाता है, जो कि इस महीना में किस तारीख को मनेगा। 142वां क्वेश्चन है ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। कैसा होगा? अनौपचारिक होगा। चलिए इसके साथ एक 143 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विद्यार्थी के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन क्या होगा? असेसमेंट, यानी अधिगम के लिए आकलन होगा। और 144 नंबर प्रश्न है कहता है द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, यानी ऑडियो के माध्यम से सुनाया। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटे और कहा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाए। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्यता का बनाना है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में 3 राइट होगा क्योंकि विचार बिंदु को सुनकर विश्लेषण किया जाएगा। यानी आपको कोई चीज़ नया चीज़, जैसे मोदी जी हमारे क्या करते हैं मन की बात को सुनाते हैं, आप उसको सुनिए और उसमें से क्या जरूरी क्या है उसको आप क्या कीजिएगा बिंदुवार आप विश्लेषण करके लिख लीजिए। तो 145वां प्रश्न पे आ चुके हैं। कहता है भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? तो गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है, राइट आंसर होता है। ये गलत है। अब गलतियां से हम सीखते हैं, यानी आंसर तो राइट है लेकिन क्या है ये ऑप्शन गलत है जो कि हमारा पूछता है नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा 1 नंबर हो जाएगा। चलिए 146वां प्रश्न को देखते हैं। कहता है भाषा शिक्षा में रचनात्मक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा खुले अंतर वाले
कक्षीय प्रदत्त कार्य जिनका भिन्न भिन्न व्याख्या हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ही अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा प्रश्न लीजिए जिसका भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हम 147वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियाँ इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है या किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये संज्ञानात्मक वादी के द्वारा अनुशासित होता है। 148वां प्रश्न है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कह रहा है पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया पठन विकार है, तो ये बिल्कुल सही है। लेखन वैकल्य डिसग्राफिया लेखन विकार है, तो ये भी राइट है। लेखन वैफल्य यानी डिसग्राफिया पठन विकार है, नहीं ये नहीं है, ये पठन विकार नहीं है। पठन वैफल्य मतलब डिसग्राफिया लेखन विकार है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ए एंड बी राइट हो जाएगा। चलिए 149वां प्रश्न है, सरकारी विद्यालय के अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है। तो ये कर रही है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, जीवन से संबद्धता के सिद्धांत के पालन कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 150 नंबर यानी 60वां क्वेश्चन है, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं। तो ये जंतु कथा कहेंगे यानी फेबल कहेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया है, और पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों में शेयर जरूर करें। और आप कमेंट में बताइए क्या और भी आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट भी ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है बहुत जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वीडियो को फुल लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।